गुड इवनिंग। तो गाइस विजन की 24 एंड 25 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस मैंने कल क्या किया था, पूरे जो पिछले वीक के डेली करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था 17 ऑफ जनवरी से लेकर 23 जनवरी की, वो मैंने कल उन 6 वीडियोस को मर्ज करके मैंने कल अपलोड कर दिया था। अब क्या है ना गाइस, अब मैं हर संडे यही किया करूंगी, आपकी मर्ज करके वीडियोस को अपलोड कर दिया करूंगी। लेकिन गाइस वो थोड़ी लेट ही अपलोड होगी, क्योंकि मतलब कि मैंने वो जो अपलोड करने में मर्ज करने में नियर अबाउट 6 to 7 आवर्स लगे हैं, विच इज मतलब आप सोच सकते हो 6-7 घंटे कितना होता है। ठीक है, तो वो अलग बात है, मैंने अलग से उसको मर्ज पे लगा दिया था, तो मेरा कोई टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ अपलोड होने में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अपलोड में तो बस स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की, तो वो इजीली अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो खैर अपलोडिंग में कोई टाइम नहीं लगा, मेनली मर्ज होने में टाइम लगा था। तो खैर बट कोई ना, मैं करूंगी हर संडे को। लेकिन हाँ प्रीवियस होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस करने लगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले मुझे हर एक दिन की पर्टिकुलर वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी यूट्यूब से। ठीक है, फिर उसके बाद बस ठीक है। फर्स्ट न्यूज है आज की, बोडो अकॉर्ड हैज ब्रॉट पीस टू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो गाइस, अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने बोला है कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसमें पीस आ गई है। जो गाइस ये जो हमारी न्यूज है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। ठीक है, तो गाइस अब आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका माइंड इतना एस्टेब्लिश हो गया होगा कि आपको पता चल जाए कि कौन सी न्यूज किस सेक्शन में कवर होती है। ठीक है, लेकिन मैं स्टिल हर रोज इसलिए बताती हूँ क्योंकि कोई ना कोई नया बच्चा जुड़ता है। ठीक है, तो भाई उसको पता रहे। तो अभी क्या है, बोडो अकॉर्ड क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए एक तरह का एग्रीमेंट है, किस किस के बीच में, सेंटर के बीच में, असम की गवर्नमेंट के बीच में, और इसके अलावा असम बेस्ड जो इंसर्जेंसी ग्रुप है, मतलब कि जो थोड़ा वहाँ पे टेरिटोरियल एक्टिविटीज करते रहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बोडोलैंड स्पेशली बोडो पीपल के लिए मिले, तो उन असम बेस्ड जो इंसर्जेंट ग्रुप है, दैट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन तीनों के बीच में क्या किया गया है, बोडो एग्रीमेंट साइन किया गया, जो लास्ट ईयर साइन हुआ था। ये प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से पावर को शेयर किया जाएगा और असम को गवर्न किया जाएगा अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है 6th शेड्यूल में 4 वो हैं, क्या है, 4 वो है AMTM। ठीक है, अभी AMTM के ही आप मुझे बताओगे। ठीक है, 4 एरियाज पता है ना, वैसे मैंने आपसे पहले भी काफी बार पूछा हुआ है और आपने आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हाइलाइट्स क्या है इस अकॉर्ड के, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसमें कुछ न्यू बोडो डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, कुछ एरिया ऐसे देखो गाइस, ये जो एरिया है, देखो जो बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो ये एरिया है। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहां पे बोडो डोमिनेटिंग पीपल रहते हैं, लेकिन वो एरिया उसमें नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिस एरियाज में बोडो पीपल रहते हैं उनको भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अलावा उन विलेजेस को हम एक्सक्लूड करेंगे जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से डोमिनेट करता है। ठीक है, अभी क्या जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसको रीनेम करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन मतलब कि नेम किया जाएगा, जिसमें ज्यादा एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर ज्यादा होंगी। इसके अलावा जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में जो सीट्स होंगी उनको इंक्रीज करके 40 से 60 कर दिया जाएगा। बोडोस क्या है, देखो बोडो क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो असम में रहती है, और असम के नियर अबाउट 5 to 6% पॉपुलेशन बोडो पीपल की है। ये टिबेटन बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है, ऑफ द मंगोलियड रेस। ठीक है, तो ये रेस उनकी पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल जो रिलीजन है बोडो का वो बैंथोइज्म है। ट्रेडिशनली जो वर्शिप करते हैं वो बैथो बोरे को करते हैं, जिनको हिंदू गॉड शिवा, मतलब कि सिंपल बात ये हिंदू गॉड शिवा है उन्हीं को वर्शिप करते हैं, जिनका नाम उनकी लैंग्वेज में बथो बोरो है। ठीक है, अभी क्या ये चाहते हैं कि सेपरेट स्टेट मिली। इनकी जो डिमांड है सेपरेट स्टेट बोडोलैंड की, वो सबसे पहले 1966-67 में उठाई गई थी, क्योंकि वो चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट रीजन्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट जो फंक्शंस है वो चाहते हैं कि वो हम करेंगे, और वो चाहते थे कि आइडेंटिटी हमारी आनी चाहिए, कल्चर को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, और बोडो पीपल की जो लैंग्वेज है उनको सबसम ना हो जाए असामीज और माइग्रेंट्स के बीच। मतलब कि देखो हर एक बंदे को अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर का होता है, तो उन्हें लगा था कि अगर असम के अंदर हम लोग रहेंगे तो हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के लिए अलग से बोडोलैंड हो, ताकि हमारी आइडेंटिटी और हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज को अलग से रिकॉग्नाइजेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंप्लीट 6 years। ठीक है, तो गाइस आपको पता 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसी के बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को स्टार्ट करी थी। ये जो हमारी न्यूज है गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेन बात क्या है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है किस किस का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेशली जो हम वुमेन को एजुकेशन से एलिमिनेट करके रखते हैं या फिर उनको फीमेल इन्फेंटिसाइड कर देते हैं या फीमेल फिटिसाइड करते हैं, उन सबको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाइज सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, इसके अलावा हम गर्ल चाइल्ड को सर्वाइव कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके ताकि उनका अबॉर्शन ना किया जाए। और इसके अलावा गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन में भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिले। ठीक है, जो बेटी पढ़ाओ स्कीम है इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब कि किसी भी लड़की को कोई कैश सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव वो हमने डिस्कस कर लिए कि गर्ल चाइल्ड बची रहे, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और उनका एलिमिनेशन ना हो कहीं किसी स्कीम से वो ना, लेकिन इसमें कोई भी आपको कैश मतलब कि फाइनेंसिंग नहीं मिलती। ठीक है, इट स्कीम हैज नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल कैश इंसेंटिव, या कोई भी कैश ट्रांसफर नहीं करता और ना ही गवर्नमेंट किसी तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसमें करता है, किसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेस क्या है इसकी देखते हैं अभी। सेक्स रेशियो एट बर्थ, देखो जब सेक्स रेशियो एट जो बर्थ है वो 16 पॉइंट्स इंप्रूव हुई है, मतलब कि जब से स्कीम आई है तो जो मतलब कि फीमेल के बर्थ है वो इंक्रीज हुए हैं। पहले जो 918 थे 2014-15 में, वो अब 934 हो गया एज पर 1000 मेल। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, ये नंबर ऑफ फीमेल्स, ये आप सबको पता है कि पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स पैदा होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि इस जिस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी, उसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी, जिसमें से 422 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूवमेंट हुई है ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ। देखो गाइस, आप सबको पता होगा इंडिया में हरियाणा स्टेट ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कम है, मतलब कि नियर अबाउट आई थिंक इसमें 800 में है। ठीक है, तो सबसे कम यही है और सबसे ज्यादा जो ये जो चली है स्कीम हरियाणा में ही इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में देखा जाओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटेनेंटल केयर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि क्या होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जो पहला जो उसके 3 महीने की जो प्रेगनेंसी के बीच में, तो रजिस्ट्रेशन बढ़ी है। पहले एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो जो फर्स्ट टाइम मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हो जो फर्स्ट 3 मंथ्स में है, तो उनमें जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ा है। पहले 2014-15 में 61% वुमेन रजिस्टर करती थी, लेकिन 2019-20 तक देखो तो 71% वुमेन रजिस्टर करती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब कि जो पहले जैसे डिलीवरीज होम पे होती थी, घरों में होती थी, उसको नहीं, मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूट में हो रही है, चाहे आंगनवाड़ी में हो रही है, चाहे हॉस्पिटल में हो रही है, प्राइवेट या पब्लिक जिसमें भी हो रही है, तो पहले सिर्फ 87% थी 2014 में, और 2019 में ये इंप्रूव होकर 94% हुई है। एजुकेशन में देखा जाए, देखो सेकेंडरी लेवल पे जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ा है, 77.4% था 2014 में, और अब कितना हो गया 81.32% हो गया। स्कूल्स जिनमें गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हैं, उन स्कूल्स की भी जो एनरोलमेंट है वो बढ़ी है। पहले 92% थे और अब कितने हो गए 95%। मतलब कि देखो आपको पता है कि गर्ल्स बॉयज के टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए एज पर प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसा नहीं था, तो जो फंक्शनल में भी होनी। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसने जेंडर इंक्लूजन फंड को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम गर्ल्स चाइल्ड को क्या कर सके, डेडिकेट कर सके। मतलब कि सिंपल बात है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, हम उसको कुछ फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कोई फंड नहीं है, लेकिन वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अलग से लेके आ रही है। ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज में देखा गया कि अभी क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन में इन पे ज्यादा फोकस होगा। देखो कभी किसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस होगा तो उसको उतनी ही ज्यादा हाईलाइट मिलेगा, तो ऑफकोर्स वहां पे इंप्रूवमेंट होगी। अब जैसे मैंने अभी आपको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, कोरोना को इतना टेंशन मिला है कि तभी उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन इससे ज्यादा डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं या अदर डिजीजेस में होती है, उनको टेंशन नहीं मिला, या एयर पोल्यूशन को कभी इतना टेंशन नहीं मिला, तो इसलिए वो जो मैटर्स है वो दब के रह गए। ठीक है, तो एटीट्यूड चेंज हुआ है, फोकस ज्यादा हुआ है इससे, ताकि उनके राइट्स को उनका हक दिला सके। ठीक है, इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ी है और कुछ सेंसिटाइजेशन हुआ है मासेस का रिगार्डिंग प्रिविलेंस ऑफ जेंडर बाइस एंड रोल ऑफ कम्युनिटी इन इरेडिकेटिंग इट। अब जैसे आजकल क्या है, जो रेप इंडिया में इतने होते हैं उसको बहुत ज्यादा टेंशन मिल रहा है, एंड श्योर देखना कभी ना कभी आएगा इसके ऊपर अच्छा लोग। ठीक है, कहीं हमने ये पढ़ा नहीं था 6 शेड्यूल का, एक बार पढ़ लेते हैं। 6 शेड्यूल पावर देता है ट्राइबल कम्युनिटीज को, किस किस में, AMTM एंड अपॉर्डेड बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अंडर किस प्रोविजन, अंडर प्रोविजन 244 क्लोज 2 एंड 275 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 244 जो होता है वो स्पेशल सिस्टम देता है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा इन सर्टेन एरियाज का, जिनको शेड्यूल एरियाज को डेजिग्नेट किया गया, स्पेशली 4 एरिया। आर्टिकल 275 के अंदर हम क्या करते हैं, फंड जो हमारा इंडिया का जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर से कितना ग्रांट्स इन स्टेट्स के लिए अलॉट होगा वो इसके अंदर प्रोविजन आती है। इन ग्रांट्स को दे ऑल्सो इंक्लूड कुछ और स्पेसिफिक ग्रांट्स होते हैं, किस तरह से हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ और स्कीम्स को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर वहां के लोगों को क्या कर सकते हैं, उनका वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल प्रमोट करने के लिए हम क्या जो फंड्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं
अंडर आर्टिकल 275। ठीक है, अब हम थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। मोर फ्लैश ड्रॉट्स इन इंडिया बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब कि जब ये 2100 सेंचुरी जब ये खत्म हो जाएगी तब जो फ्लैश ड्रॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, तो गाइस तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं फ्लैश ड्राउट होता क्या। देखो गाइस, एक कन्वेंशनल ड्राउट होती है जैसे सूखा पड़ जाता है, जो ओवर द मंथ्स पड़ते हैं, मतलब कि अगर काफी टाइम से बारिश ना हुई हो तो वो पड़ जाती है। लेकिन फ्लैश ड्राउट क्या होता है, सीवियर ड्राउट काउंट ऑफ सिचुएशन होता है जो एकदम से आती है, लाइक वेरी रैपिडली होती है। ठीक है, एकदम से सूखा पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश ड्राउट। ठीक है, और फ्लैश ड्राउट किसकी वजह से होती है, इट इज कॉज्ड बाय, जब बहुत ज्यादा जो इवेपोरेशन हो, ट्रांसपीरेशन हो, इसकी वजह से होती है। ड्यू टू एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो न्यू चाहे डिजीजेस ले लो या फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैश ड्राउट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से अलग है कन्वेंशनल ड्राउट से। एक तो रैपिड होते हैं, बहुत ज्यादा सिवियर होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर रेट, ड्यू टू एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, विंड्स की वजह से या फिर जो सोलर रेडिएशन आती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से रेन क्या 15 से 20 दिन बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, फ्लैश ड्राउट्स अब हमने बोल लिया फ्लैश ड्राउट्स क्या। ठीक है, इट कैन बी ड्राइवन बाय लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑलरेडी बता दिया, मतलब कि बारिश वगैरह नहीं होती, या फिर हाई टेम्परेचर इतना होता है जिसकी वजह से हीट वेव, जैसे पहले लू होता था अब हीट वेव आने लगी है। ठीक है, इसको हम एग्रीकल्चरल ड्राउट भी बोल सकते हैं। देखो ड्राउट भी डिफरेंट तरह की है, एग्रीकल्चर ड्राउट हो गया, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट हो गया, इकोलॉजिकल ड्राउट हो गया, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको इन सब के बारे में पता होगा। ठीक है, हम फ्लैश ड्राउट को एग्रीकल्चर ड्राउट भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्या करती है, सोइल के मॉइस्चर को पूरा सक कर लेती है और क्रॉप को इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं फ्लैश ड्राउट को, ऑफकोर्स क्रॉप की जो ईल्ड है वो घटेगी, स्पेशली राइस की, मेज की, क्योंकि आपको पता है राइस को कितना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इरिगेशन वाटर की डिमांड बढ़ेगी ऑफकोर्स, और इनडायरेक्टली हमारे ग्राउंड वाटर के स्टोरेज को उसको भी इन्फ्लुएंस करेगी। ऑलरेडी हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अभी न्यू स्टडी ने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज ऑनगोइंग चल रहा है इसकी वजह से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ ग्लोबल टेम्परेचर में, जिसकी वजह से जो मोर एंड मोर जो फ्लैश ड्राउट के जो इवेंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। स्टडी ने ये भी बोला है कि जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट गोल्स हैं, जिसका एम क्या है 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से क्या है, स्टडी कंक्लूडेड दैट मीटिंग पेरिस एग्रीमेंट गोल्स एंड लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस मे रिजल्ट इन लो नंबर। बट अगर आप पेरिस एग्रीमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश ड्राउट की फ्रीक्वेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। देखो गाइस, ये जो पेरिस एग्रीमेंट्स हो गए, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये सब हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं, तो अगर हम डेली पढ़ते हैं ना तो एक टाइम के बाद आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है यूएन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कम्स इनटू फोर्स। देखो गाइस, ये जो हमारी, क्योंकि यूएन की ट्रीटी है, देखो गाइस ये जो हमारा आईआर रिलेशन में कवर होगा, ठीक है, बाकी सिक्योरिटी में कवर हो सकता है। ठीक है, देखो इंटरनल सिक्योरिटी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे डोमेस्टिक न्यूज में है, इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है। ठीक है, अभी क्या जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, ये फर्स्ट बाइंडिंग ट्रीटी है ताकि हम न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर सके, और इसके अंदर हम पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कि क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं, ताकि जब अगर कोई न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो क्या क्या आपको बैन है चीजें। ठीक है, ऑफिशियली इसको 2017 में अडॉप्ट की गई थी क्योंकि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये एफर्ट्स चले थे, जिसकी वजह से इसने अभी रिसीव कर लिया 2017 नोबेल पीस प्राइज। आपको पता है 2017 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, अब क्या है, ऑफिशियली इसको यूएन ट्रीटी अभी फोर्स में आ गई है। फीचर्स क्या है इसके, तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकता, ना टेस्ट कर सकता, ना प्रोड्यूस कर सकता, ना एक्वायर कर सकता, ना प्रोसेस करता। स्टॉक पाइल मतलब कि उसकी जमाखोरी करना या उसको थ्रेटन के लिए यूज नहीं कर सकता, कि डराने धमकाने के लिए उसको यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसके ट्रांसफर या उसके यूज को बैन करिए। इसके अलावा जो भी स्टेट पार्टीज है, मतलब जो इस ट्रीटी को जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन इंडिविजुअल्स को जो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज या टेस्टिंग की वजह से इफेक्ट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या है, इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया बिलीव करता है ट्रीटी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के जो डेवलपमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी, ना कॉन्ट्रीब्यूट करिए और ना ही कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करे। ठीक है, इंडिया इज नॉट पार्टी टू दिस ट्रीटी एज इंडिया बिलीव that the treaty does not constitute
or contribute to the development of customary international law, nor does it set any new standard. No, मतलब कि इंडिया के अपने व्यूज हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा नन ऑफ द 9 कंट्रीज, मतलब कि अभी जितनी भी 9 कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है अभी, वो एक सेकेंड, नन ऑफ द 9 कंट्रीज नोन और बिलीव टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। यूएसए हो गया, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, इन्होंने ना ही इसको सपोर्ट किया स्थिति को, और ना ही इन्होंने जो 30 नेशन नाटो एलियंस है उनको भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ और न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी, आप सबको पता होगा, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आया था। इसका काम यही था कि हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड है, जो न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकना है, ताकि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को जमाखोरी ना कर पाए, ठीक है। और ना ही जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको क्या कर सके, मतलब कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको इम्पैक्ट ना कर सके, ठीक है। और इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, उन्होंने इस ट्रीटी को भी कभी साइन नहीं किया, और नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था 2003 में। दूसरी है सीटीबीटी, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 में आया था। ये प्रोहिबिट करती है हर एक न्यूक्लियर एप्लीकेशन को जो भी अगर वर्ल्ड में हो रहा है। यूएसए, चाइना, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, उन्होंने अभी तक कोई भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और रिसर्च सेक्टर्स में अभी तक इन्होंने रेटिफाई नहीं किया, सिंपल बात यह है। इसके अलावा इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड डिसोल्यूशन है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि अडॉप्ट किया गया है यूएनजीए में, वो कौन कौन से, एक तो कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन 1982 में था, और दूसरा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर 1988, ठीक है। मतलब कि एनपीटी और सीटीबीटी में इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया के खुद के पास की कोई रेजोल्यूशन जो कि यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की गई है, वो 2 रेजोल्यूशन हमने पढ़ लिए, ठीक है। और अभी रही जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, इसमें भी इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एजिंग डैम्स इन इंडिया, यूएसए, अदर नेशन पोज ग्रोइंग थ्रेट, यूएन रिपोर्ट। देखो अभी यूएन की रिपोर्ट ने बोला है, अभी जो बहुत पुराने जो लार्ज डैम्स बने हुए हैं, अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया उन्हें बने, तो कहीं ना कहीं थ्रेट भी पोज कर सकते हैं, सिंपल बात ये है। तो हमें कुछ डैम मैनेजमेंट इंप्रूव करना होगा, ठीक है। रिपोर्ट का टाइटल है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क, मतलब किसकी वजह से रिस्क आ सकता है। भाई अगर सोच लो कोई गलती से डैम टूट गया या तो एकदम से भाई बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने एनालाइज किया कि हम जो लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड चल रहा है अक्रॉस मेजर ज्योग्राफिकल रीजन, ये टाइटल की जो रिपोर्ट है उसको क्या किया है, पब्लिश किया कि किस वजह से जो लार्ज डैम्स हैं उसकी वजह से थ्रेट आ सकता है। रिपोर्ट्स ने क्या किया, 2050 तक जो मोस्टली जो पीपल हैं वो लार्ज डैम्स के नीचे जो रहते हैं, जो मोस्टली जो लार्ज डैम वर कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि जो मोस्टली जो लार्ज डैम्स है, बड़े बड़े डैम, वो कब बनाए गए हैं, बिटवीन 1930 एंड 1960, जिसकी जो लाइफ थी, सर्विस लाइफ थी, वो 50 साल से 100 साल की थी। मतलब कि 2050 तक ऑलमोस्ट सभी जो मतलब कि जो डैम्स की लाइफ है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो 55% वर्ल्ड के जो लार्ज डैम्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, चाइना में, इंडिया में, जापान में और साउथ कोरिया में। ग्लोबली कहीं ना कहीं क्या है, ट्रेंड है कि हम जो डैम्स जो एज हो जाते हैं, जिनकी एजिंग हो जाती है, उनको हम डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, या रिजर्व सेडिमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। इशू क्या डिकमिशनिंग है, देखो कहीं ना लोकल इकोनॉमी में चेंज आता है, क्योंकि फिशरीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हाइड्रो पावर सबको इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर रीजन के कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को भी इम्पैक्ट करता है। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि हमें एक रूल बुक बनानी चाहिए, फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो गाइड करे कि किस तरह से आप डैम के रिमूवल को क्या कर सकते हो, उसकी प्रोसेस को एक्सटेंड करो। मतलब सिंपल बात यह है, जब कोई डैम है जो बूढ़ा हो गया, आप उसको क्या कर सकते हो, डीकमीशन कर देते हो, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है हमने देख लिया। लोकल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, फिशरीज पे, एग्रीकल्चर, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरी बात सीधा हमारे हेरिटेज और हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए रिपोर्ट ने बोला है कि जो डीकमीशन करते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं डैम्स का, उनका भी प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। डैम रिमूवल को एक सेम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू जाना चाहिए, जो हर एक डैम कंस्ट्रक्शन से पहले जो आपको प्रोसीजर चाहिए होता है, उसी तरह उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। सिंपल बात ये, ठीक है। क्या स्टेप्स लिए जाते हैं इंडिया में ताकि हम डैम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले डैम सेफ्टी बिल 2019 में लोकसभा के द्वारा पास किया गया, ताकि हम क्या कर सके, जो स्पेसिफिक डैम्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सके, ऑपरेट कर सके और मेंटेनेंस कर सके। इसके अलावा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये इसलिए आया था ताकि हम कुछ सिलेक्टेड डैम्स की सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। रिसेंटली कैबिनेट ने क्या किया, उसके फेज 2 और फेज 3 को अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा धर्मा है, दैट इज द डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हम क्या कर सके, जो लार्ज डैम है हमारे इंडिया के, उनकी हेल्थ डाटा किस तरह का, मतलब कि सही चल रहे हैं ना भाई, उनकी जो न्यूज है, खबर है, उसको कलेक्ट कर सके और उसको मैनेज कर सके। इसके अलावा शेसेस, दैट इज द सिस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम क्या कर सके, साउथ इंडियन रीजन में स्पेशली जो कर सके, कहीं भी कोई
अर्थक्वेक का कोई वो तो नहीं है ना एस्टिमेट कर सके, सिंपल बात है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पढ़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्पेशली जो 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन 8 स्टेट्स को गवर्न करने के लिए इसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना रखी है, ताकि हम इन 8 रीजन्स को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप कर सकें। इसके अंदर कौन कौन होता है? हर एक स्टेट का गवर्नर होता है, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, और जो 3 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो इसके चेयरमैन कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन होता है। आपको कंफ्यूज कर देगा प्रधानमंत्री करके या सीएम वगैरह करके, तो आपको पता होना चाहिए जो होम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन है। रिसेंटली क्या है, जो इसकी 69th मीटिंग थी वो अभी हेल्ड हुई है। और जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 के अंदर। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ये स्टार्ट ट्रीटी हमने पहले ही पढ़ा था। ये ट्रीटी किस किस के बीच है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यूएस और रशिया के बीच में, ठीक है। किस लिए? ताकि किस तरह से जो ऑफेंसिव आर्म्स है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है, उनको हम रिड्यूस कर सके या उनके लिमिट कर सके। जो ट्रीटी रेस्ट्रिक्ट करती है दोनों कंट्रीज को, कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो 1550 डिप्लॉयड वॉरहेड्स मैक्सिमम कर सकते हैं। ट्रीटी रेस्ट्रिक्ट बोथ कंट्रीज टू मैक्सिमम 1550 डिप्लॉयड वॉरहेड, कट ऑफ अबाउट 30% फ्रॉम अ लिमिट सेट इन 2002। ट्रीटी जो आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये 2011 में आई थी, जो फरवरी 2021 में एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो यूएसए भी क्या चाह रहा है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसका 5 साल का एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है। सिंपल बात है, क्योंकि अभी एक्सपायर होगी जाएगी फरवरी 2021 में, ठीक है। तो यूएसए चाह रहा है कि इसको अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा और 5 साल एक्सटेंड कर लें, सिंपल बात है, ठीक है। फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जो आपको पता है इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो अभी हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंप्रूव करना, ठीक है। रिसेंटली क्या ये मीटिंग हुई है, किसके द्वारा? बाय बाय फंड फॉर इम्प्रूवमेंट इस FIST के द्वारा, FIST एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इस मीटिंग को रखा गया। जो FIST है वो किसके अंडर है? वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि हमारे इंडिया में R&D एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके, और न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज में जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डाटा कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में हम क्या कर सके, अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके और टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सके यूनिवर्सिटीज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वही हमारी इंडिया में क्या कल्चर है, बस बीटेक कर लो, BSc कर लो, एक बैचलर्स कर लो, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, बस काम खत्म। क्यों? हर एक बंदा क्या चाहता है, बट कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहता। तो गाइस अगर आपको मौका मिले कभी हायर एजुकेशन का, तो प्लीज आप हायर एजुकेशन करें, ठीक है। हर एक चीज सरकारी नौकरी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करती, लेकिन देखो हमें अच्छा और सोचना चाहिए। देखो यूपीएससी की तो सीट्स फिक्स है ही ना, वो तो भरेंगी, लेकिन हमें अपने इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारा इंडिया का जो R&D सेक्टर है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा इंडिया जिसमें लैक कर रहा है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। अपनी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपनी आराम की जिंदगी जीनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाती है वो 5 साल के लिए पीछे की जाती है टू एनी PG कॉलेज, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होता है, ऑफ और डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट। 4 एरिया से कवर करता है, बेसिक इक्विपमेंट, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटेशन फैसिलिटीज, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। लास्ट में आज की रीसा। भाई रीसा क्या है, देखो भाई ये हैंड वूवन क्लोथ है, हाथ से बुआ हुआ कपड़ा है, जो फीमेल का अपर गारमेंट बोलते हैं, और इसको त्रिपुरा के कम्युनिटी के द्वारा इसको पहना जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली ये ब्रांड किया गया है अंडर द इंडियन हैंडलूम ब्रांड एज अ सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ स्टेट, मतलब कि त्रिपुरा की आइडेंटिटी को रिकॉग्निशन देने के लिए इसको ब्रांड किया गया अंडर इंडिया हैंडलूम ब्रांड, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो त्रिपुरा की जो फीमेल अटायर्स क्या है ट्रेडिशनल, अगर हम देख लेते हैं 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, रीसा, रिगनाई और रिकुटू। रिगनाई को हम लोअर गारमेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको एक तरह का साड़ी की वैरायटी भी बोल सकते हैं। ऋतु को जो होते हैं ये मेनली हो जाता है रैप, चुन्नी की तरह होती है, और पल्लू भी बोलते हैं इंडियन साड़ी का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई रिगनाई क्या है, लाइक इट्स अ लोअर, ठीक है। रिकुतु क्या है, इट्स लाइक अ चुन्नी, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाकी जो रीसा क्या है, इट्स योर कुर्ता लाइक, ठीक है, जो भी अपर गारमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आया लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।